Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you in my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज से हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अगस्त को उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी 125 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। और आप लोग बने रहिए, मे बी ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो 8 और 9 लेक्चर्स तक चले जाए। ओके, तो आप मेरे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि कब कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि पीजीटी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें प्रीवियस ईयर से लगभग 80 to 70 पार्ट रिलेटेड रहता है। ओके, तो अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक देख के वो चैनल ज्वाइन करेंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और वहाँ पे पेपर भी अपलोड है, पेपर भी आप देख सकते हैं, जो भी ऑफिशियल पेपर था वो। तो आइए पहला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये डी सीरीज़ था मेरे पास, उसका पहला प्रॉब्लम है। टू कोहेरेंट sources of intensity ratio 100:1 interfere, the ratio of intensity between maxima and minima। ओके, तो टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं और उनका इंटेंसिटी हमें दे रखा है, रेशियो दे रखा है, और हम कंसिडर कर लेंगे कि ये I1 है एंड ये I2 है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा के बीच में जो इंटेंसिटीज का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए एक डायरेक्टली फार्मूला होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 और इसका भी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, I1 100 एंड I2 1, अगेन I1 100 I2 1। जब पुट करेंगे यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 डिवाइड बाई 81 ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर मैच कर रहा है वो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है? सेकंड प्रॉब्लम हमें कह रहा है द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो हमें पीरियड ऑफ सैटेलाइट बताना है कि जो सैटेलाइट है उसका पीरियड क्या होगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली इसको हिंदी में भूत तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। अगर कुछ हिंदी मीडियम से देख रहे हो तो उनके लिए पता रहना चाहिए। इसका जो टाइम पीरियड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो 24 आवर होता है, जो अर्थ का रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे उसके इक्वल। ओके, तो इसीलिए इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। वन डे टाइम पीरियड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? केपलर्स लॉ यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस क्यूब। ओके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, T1 डिवाइड बाई T2, R1 डिवाइड बाई R2 और होल पावर 3/2। ये हमें फॉर्मूला हमने एस्टेब्लिश किया और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया। दे रखा है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 1 हो जाएगा ये, इसका टाइम पीरियड 1 डे, और 16 टाइम्स दे रखा है तो यहाँ पे 16 आर पुट किया, और ये तो आर है ही। यहाँ से T2 जब कैलकुलेट करेंगे तो 64 डेज आएगा। तो यहाँ इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 64 डेज, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो पूछ रखा है वो थर्मोडायनेमिक्स से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट। ओके, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते हैं वही क्वांटिटीज पाथ डिपेंडेंट होती हैं। तो U इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, P इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, बट PDB वर्क डन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो ये पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे पूछा है हमें फोर्थ क्वेश्चन जो था इस बुकलेट का, वो था द पोटेंशियल एनर्जी U फंक्शन ऑफ x ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म पूछा है, जो पार्टिकल एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्या होगा। फॉर्म हम लोग जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो हमने बचपन से ही रट रखा है, पर वो जब हम हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं व्हेन एक्स इक्वल टू 0 हम लोग मीन पोजीशन लेते हैं तब होता है। अगर हम एक्स इक्वल टू ए ले लें, एक्स इक्वल टू ए के अबाउट अगर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये फॉर्म बन जाएगा उस पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन आंसर क्वेश्चन है। ओके, तो ये बहुत ही ईजी है। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ लेंथी भी हैं, कुछ इजी भी हैं, और सही पेपर था, आसानी से आप लोग कर सकते थे। 90 अब कर सकते थे। ओके, तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? इट इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 64,000 किलोमीटर। ओके, तो ये अर्थ का रेडियस होता है और हमें पूछ रखा है इन्होंने कि कैपेसिटेंस क्या होगा अर्थ के केस में। ओके, तो इसका डायरेक्टली आंसर वैसे तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़ा, सॉरी 12th क्लास में पढ़ा था कि अर्थ को अगर हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम कर लें तो जो उसका कैपेसिटेंस होगा वो 711 माइक्रोफैरड आता है। ओके, इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7, ये पाई का वैल्यू है। इसी के साथ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे देख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कभी कभी ये यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताइए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सभी चीज़ें। और हम लोग यहाँ पे ए के प्लेस पे अर्थ का जो रेडियस दे रखा है वो पुट करेंगे मीटर्स में। मीटर्स में जब पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट होगी। कैलकुलेशंस को करेंगे। 4 ये वाला पार्ट 12.56 आएगा। इसके साथ साथ इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो 10⁻⁻9, यहाँ से आप देख सकते हैं +3 पावर है, -12 पावर है, तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये जब हम उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें ये फाइंड आउट हुआ। इसके बाद 10⁻⁻9 है तो हम इसे माइक्रो फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पॉइंट को इधर ले जाके 3 प्लेस और 10⁻+3 इस पर आ जाएगा तो -6 आ जाएगा और वो माइक्रो फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया अप्रॉक्सीमेट 0.39, पर वो नहीं दे रखा है, पर हमारा काफ़ी हद तक मैच हो गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ओके, तो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया था इनने कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, म्यू साइन आई इज द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ओके, ये हमारा 6th प्रॉब्लम था। 7th प्रॉब्लम कह रहा है इनफाइनाइट इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन एट डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 16 मीटर एंड 32 मीटर एंड सो ऑन। ओके, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीपी बन रही है। हाँ, जीपी बन रहा है ये, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्ज आर। ओके, तो सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और कभी कभी हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो कैलकुलेशंस करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है फॉर ए पॉइंट चार्ज पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ओके, सभी का सम करेंगे। R1 R2 यहाँ पे पुट किया हमने, देख सकते हैं, और ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सभी जो चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट में हैं, तो कॉमन आ जाएंगे सभी टर्म से। और R1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, R2 1/2, R2 2 है, पर अब वो हमारे डिनोमिनेटर में है तो वहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/4, 1/16, इस तरीके से ये हमारा एक जीपी बन जाएगा विद कॉमन रेशियो 1/2 एंड फर्स्ट टर्म इज 1। ओके, तो इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के केस में
जो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है वो इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर जीपी में n टर्म्स हैं तो उसके लिए सम का वैल्यू होगा वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये कभी कभी यूज हो जाता है जीपी एंड एपी, आप लोग देख लेंगे एक बार कहीं से भी। वैसे हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स आता है अरिहंत का, वहाँ से देख लेंगे, बहुत ही अच्छा बुक है और शॉर्ट नोट्स हैं, काफ़ी 11th-12th पे बेस्ड है। IIT जेई वाले स्टूडेंट जो हैं वो उसको प्रेफर करते हैं और यूज़ भी करते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे, उसका PDF अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसका यूज़ करेंगे। ए का वैल्यू 1 है, 1 माइनस हाफ, आर का वैल्यू हाफ, आर इज़ द कॉमन रेशियो, पहले ही फाइंड आउट कर रखा है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ को जब पुट किया तो हमारा जो सम आया वो 2 आया। 2 यहाँ रखेंगे इस जीपी की जगह पे, जीपी की जगह पे हमने 2 रख दिया, 2 और यहाँ पे 4 है तो 2 टू द 4, तो 2 आ जाएगा Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पोटेंशियल आ गया सभी चार्जेस की वजह से, और ये जो हमारा आंसर आया है वो ऑप्शन सी सेम दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा 7th प्रॉब्लम था। अब 8th प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद ए स्टेडी स्टेट वेलोसिटी। ओके, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, व्हाट विल बी न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, तो उनकी न्यू जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, जो स्टेडी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये पूछ रखा है इन्होंने। तो सिंपल, यहाँ पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना होगा, और फॉर्मूला क्या, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशनशिप आर के साथ देखना होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी जो रेडियस है ड्रॉप्स का उस पर आर की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं फॉर्मूला से कि r टू द पावर 2 टर्मिनल वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है उसमें आ रहा है, तो वी टी इज इक्वल टू वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप हो जाएगा। ओके, तो हमें इसी का यूज़ करना है, ज़्यादा कुछ का ज़रूरत भी नहीं है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 8 ड्रॉप्स थी आपस में इकट्ठी हुई, आपस में मिली और मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ठीक है, तो बड़ी ड्रॉप बना दी तो इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम तो इक्वल रहेगा। ओके, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। ओके, बड़ी जो ड्रॉप है उसका हमने रेडियस r कंसिडर किया, छोटी ड्रॉप का जो रेडियस है उसे स्मॉल r कंसिडर किया। ओके, बड़ी के लिए बड़ा r और छोटी के लिए छोटा r। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप फाइंड आउट होगा, 4/3 पाई, ये दोनों ही साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 आता है। यहाँ से हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ, कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ओके, तो ये रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट हुआ। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये हमने एक रिलेशनशिप लिख रखा था पहले ही, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं वी टी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया है मैंने, अब लगा देते हैं, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। आई एम नॉट आइडियल एंड नो वन इज आइडियल। ओके, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लग गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वी T1 डिवाइड बाई बी T2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ओके, ये आ गया, और हमें इनिशियल जो था वो दे रखा था कि इसमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये फाइंड आउट करना है, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे R स्क्वायर, और हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ वो हमने यहाँ लिख लिया 2R, वैल्यू पुट की। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कैलकुलेशंस को किया हमने, ये 5, 2 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 आ जाएगा, और जो वैल्यू है हमको जो बिग ड्रॉप है उसका टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट हो गया। टर्मिनल वेलोसिटी का जो वैल्यू आया वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया, और ये जो वैल्यू आया है वो सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो हमने
सी ऑप्शन को, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाइन्थ प्रॉब्लम देखते हैं इस सीरीज का। नाइन्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज। ओके, ये क्वेश्चन था, चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोप, पोलारीमीटर एंड इंटरफेरोमीटर। अब हमें केवल और केवल इसके लिए सही ऑप्शन से ही मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी जो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं उससे भी मतलब होना चाहिए। बाकी इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। तो पहले इनको भी देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशंस में इनके लिए भी पूछ ले कि व्हाट इज द वर्क ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर और माइक्रोस्कोप और इंटरफेरोमीटर। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ये हमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ओके, और इसके बाद माइक्रोस्कोप, ये तो सभी को पता होगा कि जो मैग्नीफाइड व्यू होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का, उसको देखने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद इंटरफेरोमीटर, इसका एक आजकल वाइड रेंज एप्लीकेशन, मतलब हर फील्ड में इसका यूज होने लगा है। ओके, तो अभी जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की गई हैं उसके लिए भी इसी इंटरफेरोमीटर का ही यूज़ किया गया था। बड़े बड़े सेटअप लगाए गए थे 4-5 किलोमीटर की ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया था, तो उस फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है और नैनो लेवल्स पे भी इसका यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है और यहाँ लिख रखा है कि इसका यूज़ किस किस फील्ड में सॉरी किया जाता है। ओके, तो ये हमारा आंसर तो सी करेक्ट हो गया था कि जो पोलारीमीटर होता है उसका यूज़ हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जो आपने पढ़ा भी होगा पोलराइड्स। ओके, तो वो उसी से रिलेटेड है। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है और ये वेक्टर से रिलेटेड है, और वेक्टर में क्या कह रहा है, इफ द रिजल्टेंट दे रखा है ऑफ 2 वेक्टर्स, और उन्होंने बता रखा है कि जो वेक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ओके, इसके बाद इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, सेल्फ इन द सेंस आर वेक्टर से एक बार फिर से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे और यहाँ पे आर वेक्टर का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे इसका एक्सपांड करेंगे इसको, तो एक्सपेंशन के बाद में ये टर्म्स हमको मिलेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉस थीटा भी मिलेगा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, ओके, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद उसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही सेम मेथड है, कॉस थीटा यहाँ आया। अब हम देख सकते हैं कि हमें जो रिलेशनशिप दे रखा था उसको बनाने के लिए कॉस थीटा कितना पुट करें, तो कॉस थीटा अगर हम 90 डिग्री पुट कर देंगे तो हमें वो रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो रिलेशनशिप तभी सेटिस्फाई होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू 90 मिल गया और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, तो सोलर एनर्जी आता है, सन से जो एनर्जी आता है उसका सोर्स क्या होता है। तो ये सभी को पता है कि सोलर एनर्जी जो हमें मिलता है सन के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती रहती हैं। ओके, तो उन फिजन रिएक्शंस की वजह से वहाँ से हमें सोलर एनर्जी मिलती है। पर कितना, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में कितना एनर्जी हमको मिलता है, सन के पास कितना एनर्जी क्रिएट होता है वो नहीं पता होगा। ओके, देख सकते हैं तो यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम एटम्स हैं और वो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक हीलियम बनेगा और साथ साथ एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और एक न्यूट्रॉन, और साथ में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो एट वेरी हाई टेम्परेचर 10⁷ केल्विन अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है, इस पे ही परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसे मेमोराइज कर लेंगे, हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशंस में ये भी पूछ लिया जाए आपसे। ओके, और पूछी गई है काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में कि एक सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है एक रिएक्शन में, तो इतना एनर्जी रिलीज होता है। उसके साथ साथ ये पार्टिकल्स और ये एटम्स रिलीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी
11th प्रॉब्लम थी, उसका आंसर है, और आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। अब यहाँ पे 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन में हमें 20 ग्राम्स ऑफ आइस दे रखे हैं एट 0 डिग्री सी, और ये आइस डायरेक्टली मेल्ट हो रही है वाटर में एट 0 डिग्री सी। ओके, तो 0 डिग्री सी का आइस है एंड वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एट 0 डिग्री सी। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है किसी भी कन्वर्जन में या फिर किसी भी फेज ट्रांजिशन में, तो उसमें कहीं ना कहीं लेटेंट हीट इन्वॉल्व होता है, और लेटेंट हीट हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है। ओके, कैलोरी 80 कैलोरी पर ग्राम, ये लेटेंट हीट दे रखा है। ओके, तो लेटेंट हीट दे रखा है, और लेटेंट हीट के लिए जो हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस, उसमें जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल्स टू ml होता है। ओके, Q इज इक्वल्स टू ml, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे और एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमें, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए कैलकुलेशंस करते हैं इस पार्ट की। तो ये देखिए, Q इज इक्वल्स टू 1600 कैलोरी। ओके, तो ये कैसे आया? शायद मैं कैलकुलेटेड पार्ट यहाँ लिखना भूल गया होऊंगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। Q इज इक्वल्स टू ml फॉर्मूला था हमारा, Q ओके, Q इज इक्वल्स टू ml था, और m जो था वो हमें दे रखा था, m का वैल्यू दिया हुआ है 20 ग्राम्स, मल्टीप्लाई जो लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखा है, आइस टू वाटर कन्वर्जन के लिए लेटेंट हीट हमें 80 दे रखा है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा और कैलोरी बचेगा, तो यहाँ पे 2 8 जा 16, और यहाँ पे 16 के बाद 2 जीरो और लग जाएगा, तो 1600 कैलोरी हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। अब आप एंट्रोप के लिए फॉर्मूला देख सकते हैं, S इज इक्वल टू QT। टेम्परेचर कांस्टेंट है पर 0 डिग्री सी है, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। केल्विन में कन्वर्ट किया और 1600 कैलोरी हमारा वैल्यू आया था Q का। तो ये ना तो MKS हुआ ना CGS हुआ, तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस यूनिट में आंसर दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन किस में दे रखे हैं। ऑप्शन सारे हमें MKS में दे रखे हैं। ओके, तो MKS में कन्वर्ट करते हैं। MKS में कन्वर्ट करने के लिए 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, 4.2 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये MKS में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशंस को करेंगे, कैलकुलेशंस करने के बाद 24.61 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे PGT 2021 के पेपर के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रॉब्लम को एक बार एनालाइज कीजिए, इसमें से जो जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं उनको एक बार मेमोराइज कीजिए, उनके फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए अलग कॉपी पे, और उनको एक बार मतलब मेमोरी में सेव कर लीजिए अपनी। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 12 प्रॉब्लम्स देखी हैं। थैंक यू सो मच।